हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों। तो आज राघवेंद्र सर लेकर आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट वीडियो, जिसमें आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है, तो मोशन चैप्टर के जो भी चीजें, पॉइंट्स और कंसेप्ट थे, उनको आपको लिंक करना होगा इस चैप्टर में, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट कॉजेज द मोशन। मोशन का मतलब तो हमने सीख लिया था, समझ लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को, अपने पोजीशन को चेंज करे तो वो होता है मोशन। लेकिन ये पोजीशन चेंज कब होगी, सवाल तो यही है। और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि मोशन होगा कैसे, है ना। और जब मोशन होगा तो एक चीज रोल प्ले करेगी, वो है फोर्स। तो फोर्स और मोशन का जो कनेक्शन है ना, वो अब आपको इस चैप्टर में समझने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट कॉजेज द मोशन, चलो बताओ। अभी आपको आंसर मैंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेट्स से कि आप आंसर दे पाते हो या नहीं। तो व्हाट कॉजेज द मोशन, व्हाट डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, है ना। यानी कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का कब होता है, क्यों किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बदलती है। तो इसमें रोल है किसका, फोर्स का। मोशन में आना, मोशन से रुक जाना, स्पीड का बदलना, इसमें सारा रोल किसका है, फोर्स का। ठीक है, क्लियर। और इसी फोर्स के बारे में और फोर्स के जो लॉज है ऑफ मोशन है ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। तो काफी पुराने समय से ये प्रॉब्लम मोशन की लोग समझ नहीं पाए, है ना। मोशन क्यों होता है, कब होता है, इसके लिए पुराने जमाने से लोग थ्योरी दे रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कोई दे ही नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसे बॉल को आपने ग्राउंड पे ऐसे लुढ़का दिया, थोड़ी देर बाद जाकर बॉल रुक गई। क्यों रुक गई, किसी को नहीं पता, है ना। रुकी है, लेकिन क्यों रुकी कोई बता नहीं पा रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सच ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लोग क्या कहते थे, लोग ये कहते थे कि जैसे बॉल को हमने लुढ़का दिया तो वो मोशन में थी और कुछ दूर जाकर वो रुक गई। यानी कि हर ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट है, यानी हर ऑब्जेक्ट यही चाहता है कि मैं किस में आ जाऊं, रेस्ट में आ जाऊं। ये कहना था पुराने जमाने के लोगों का, क्या कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन डेवलप एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। यानी जब तक गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने मोशन और फोर्स को सही तरीके से लिंक करके एक्सप्लेन नहीं किया, तब तक सभी लोग यही जानते थे कि हर ऑब्जेक्ट यही चाहता है कि वो किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए, यानी रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट। लेकिन फिर बाद में गैलीलियो और उसके बाद में न्यूटन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया। और दूसरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने पहले ये बोला, गैलीलियो ने भी और न्यूटन जी ने भी यही बोला कि मोशन जो होता है, मोशन के दो स्टेट होते हैं, दो अवस्था। जैसे आप सोए हो या जागे हो आप, लेकिन आपकी अवस्था, आपका स्टेट क्या है, कभी सो रहे हो कभी जाग रहे हो। उसी तरह मोशन के दो स्टेट होते हैं, एक स्टेट होता है रेस्ट और दूसरा स्टेट होता है मोशन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट होते हैं वो दो होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट नहीं होता। ठीक है। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट पे लाना है, तो ये कैसे होगा, ये होगा फोर्स लगाने से। और यही कहना था किसका, न्यूटन जी का। यही कहना था न्यूटन जी का। यानी कि जो पुरानी मान्यता, पुराना बिलीफ था कि नहीं हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही आना चाहता है, वो गलत था। नहीं, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आना चाहता। रेस्ट तो उसका एक स्टेट है ना। वो रेस्ट में भी रहेगा और आप फोर्स लगा दो तो वो मोशन में आ जाएगा। अगर वो मोशन में है, आप फोर्स लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि हर मोशन के दो स्टेट होते हैं,
और ये स्टेट होता है रेस्ट और मोशन, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। यानी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ला सकते हो और किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूविंग बना सकते हो। इसका मतलब कि दोनों ही स्टेट पॉसिबल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप सुबह सुबह बाइक स्टार्ट की, चलने लगे, तब तक तो बाइक खड़ी थी, यानी तब तक बाइक रेस्ट पे थी। आपने इंजन ऑन किया, एक्सीलेटर दबाया, बाइक पे फोर्स लगा तो बाइक मोशन में आ गई। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट पे ला सकते हैं। ये हमारा चॉइस है, कोई नेचुरल स्टेट ऐसा नहीं है कि रेस्ट ही में रहना चाहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब जो भी फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ये जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, ये जो फोर्स है उसे आमतौर पे उस फोर्स को हम पुल या पुश कहते हैं। आपको दरवाजा खोलना है, ठीक है, तो या तो खींच के खोलोगे या ढकेल के खोलोगे। तो आप लोग मार्केट जाते हो, मॉल में जाते हो, आप लोग कई दुकानों में जाते हो, तो वहां जो शीशे का दरवाजा है वहां लिखा रहता है पुल या पुश। तो पुश करना मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना। तो ये पुल और पुश भी तो एक तरीके का फोर्स है। दरवाजा रेस्ट पे था, आपने पुल किया यानी आपने फोर्स लगाया, तो दरवाजा मोशन में आकर खुल गया और आप एंटर कर गए। तो यानी कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। यानी हम ये देखते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में कि किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हमको मोशन में लाना है या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमको स्टॉप करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये एफर्ट मतलब क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स आपका पुल या पुश के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज ए मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश, हिट, पुल एन ऑब्जेक्ट to change its state of motion. This concept of force is based on this push, hit और pull। यानी कि कुल मिलाकर कि चाहे आप पुश करो, चाहे पुल करो, चाहे हिट करो, आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। और फोर्स लगाओगे तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। यानी रेस्ट वाले को आप मोशन में ला सकते हो, मोशन वाले को रेस्ट पे ला सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स, जिसे आप पुल भी कह सकते हैं, पुश भी कह सकते हैं, हिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है मॉडर्न कंसेप्ट फोर्स का, जो गैलीलियो और न्यूटन के तरफ से निकला। ठीक है, लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट ए फोर्स। क्लियर, वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होगा, तभी हमें फोर्स लगता हुआ महसूस होगा या दिखाई देगा। मूविंग ऑब्जेक्ट, ब्रेक लगा, ब्रेक मतलब एक तरीके का फोर्स, तो गाड़ी रुक गई, यानी मूविंग वाला रेस्ट में आ गया। और जो रेस्ट में था आपने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी चलने लगी, यानी रेस्ट वाला मोशन में आ गया। तो ये क्यों हुआ, फोर्स लगने की वजह से। तो यानी ऑब्जेक्ट का जब स्टेट बदलता है तभी हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, या कह लो फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है या महसूस होता है। बात समझ में आ गई। कभी आप लोग झूले पे बैठे हो, है ना, सावन का जो मेला होता है वो अक्सर उसमें बड़े बड़े वाले झूले लगते हैं और वो ऐसे गोल वाले झूले लगते हैं, वो नाव वाला झूला लगता है, आपने गए होगा, है ना। तो झूले पे जब आप बैठते हो तो अचानक जब झूला चलता है तो झटका लगता है, या आप गाड़ी में बैठो, बाइक पे बैठो, किसी ने तेजी से चलाया तो आप ऐसा लगता है कि पीछे गिर जाओगे। तो फोर्स महसूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका स्टेट बदल रहा है। आप ऑब्जेक्ट हो, आप रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अचानक आपने कभी फील किया होगा कि बस या गाड़ी में बैठे थे, अचानक ब्रेक लगा तो हम आगे की तरफ गिर गए। तो ये फोर्स का फील हो रहा है, आपको फोर्स लगता हुआ फील हो रहा है। और वो कब फील हुआ, जब वो ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, तो फोर्स हम किस लिए यूज कर सकते हैं, फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या स्पीड है उसको बदलने के लिए, जैसे वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी, हमने फोर्स लगाकर उसको इस रफ्तार बढ़ाकर
100 मीटर पर सेकेंड कर दी, या 100 वाले की रफ्तार कम करके 50 कर दी। तो यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए फोर्स लगाते हैं हम लोग। फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी वेलोसिटी वही है 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी वो नॉर्थ में जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, हमने फोर्स लगा दिया तो अब वो 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से साउथ में जा रहा है। यानी डायरेक्शन को बदलने के लिए भी हम फोर्स लगा सकते हैं, किसके, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदलने के लिए। या फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं। ये देखो कैन को हमने क्रश कर दिया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगने की वजह से ये जो कैन अभी सिलिंड्रिकल के फॉर्म में था वो बिल्कुल शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स लगने से क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलता है, यानी रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, और इस दौरान उसकी स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड कम हो सकती है। तो स्पीड की मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए, या कह लो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए, या स्पीड और वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स लगता है, या फोर्स शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए भी हम फोर्स लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये फोर्स का क्या है, ये फोर्स का असर है, इफेक्ट है, ठीक है। यहां देखो क्रिकेटर ने बॉल को मारा तो बॉल की स्पीड तो वही रही, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहां हमने फोर्स, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया फोर्स लगाकर, यहां हमने फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल दिया। तो ये सब फोर्स का इफेक्ट है। अब फोर्स दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। अगर पहले वाला केस में देखो तो ये टग ऑफ वॉर आपने गेम खेला होगा। यहां 3 लोग मिलकर राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं, अच्छा फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल एन। तो 300 न्यूटन का फोर्स ये तीनों मिलकर राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये तीनों पर्सन 300 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब आप बताओ, अगर आपको टोटल फोर्स या कह लो नेट फोर्स निकालना हो, तो नेट फोर्स मतलब सारे फोर्स को आप क्या कर लो, ऐड करो, लेकिन ऐड करते समय डायरेक्शन का ध्यान रखो। तो अगर मैंने राइट वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये हो गया +300, ये हो गया -300 न्यूटन। अब मैं अगर नेट फोर्स निकालूंगा तो इन दोनों फोर्स को ऐड कर दूंगा, तो +300 -300, तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ जाएगा 0 न्यूटन, है ना, ऑन नहीं है, ये 0 न्यूटन है। तो यानी कि जब कुल मिला के नेट फोर्स क्या हो, कुल मिला के नेट फोर्स अगर 0 आ जाए, नेट फोर्स, तो जब भी हम आमतौर पे फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल रहा है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बदल जा रही है, डायरेक्शन बदल जा रहा है, तो यहां बात नेट फोर्स की हो रही है। जब भी फोर्स लगे समझो नेट फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पहले केस में जो नेट फोर्स है वो 0 है, इसका मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यानी पहला केस बैलेंस्ड फोर्स का है ना, बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन दूसरे केस में देखो, राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, तो राइट डायरेक्शन को हमने प्लस लिया था, लेफ्ट डायरेक्शन में ये तीनों मिलकर कितना लगा रहे हैं, 300 न्यूटन, तो लेफ्ट डायरेक्शन को हमने माइनस ले लिया। अब टोटल नेट फोर्स अगर निकालोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आपका आ जाएगा 100 - 300, यानी कि ये आ गया आपका कितना, -200। माइनस का मतलब कि जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड, और वो फोर्स कितना होगा, 200 न्यूटन। तो नेट फोर्स लग रहा है ना, किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये जो रस्सी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करेगी, खींची चली जाएगी, मूव करेगी। तो यानी कि हम बात जब करते हैं फोर्स की, यानी एक्चुअली में वो नेट फोर्स की बात हो रही है। अगर नेट फोर्स 0 है यानी बैलेंस्ड फोर्स है, तो फिर ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदलेगा, वो बैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब नो फोर्स के बराबर है ना। मेरे ऊपर 10 फोर्स लगे, लेकिन सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तो मेरे स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के स्टेट में तभी चेंज आता है जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगे। तो यहां दूसरे वाला जो केस है वो कैसा केस है, अनबैलेंस्ड। कैसा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। बात समझ में आ गई,
क्लियर क्लियर। तो बात जब भी आए फोर्स की, कि फोर्स अभी हमने जो पढ़ा कि फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाता है, तो वो कौन से फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, यानी यहाँ नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू हो। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब तो वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बैलेंस फोर्स का मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज है यहाँ लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्स, ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही चलेगा। 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ में जा रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नॉर्थ में आगे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदलेगा। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स है तो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बदल सकता है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकता है, या ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ सकता है, या रेस्ट से मोशन में आ सकता है। तो सारा खेल अनबैलेंस फोर्स का है। ठीक है, चलिए अब गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो यही एक्सपेरिमेंट था। क्या किया था? दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगुलर शेप का एक बॉक्स लिया था, लकड़ी का, वेज शेप का, और यहां कुछ हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया था। ठीक है, क्या किया था? बॉल को ड्रॉप किया था। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो ये बॉल ऐसे रोल करते हुए आया और दूसरे बॉक्स पर उतने ही हाइट पे चढ़ गया जितने हाइट पर यहां था, यानी दोनों की हाइट क्या थी? सेम थी। अब गैलीलियो ने क्या किया, इस जो ट्रायंगुलर बॉक्स था इसका ये जो इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन को कम करते गए। क्या करते गए? कम करते गए। तो जैसे जैसे कम कर रहे थे तो ये जो बॉल है वो यहां फॉल करके, पहले के कंपैरिजन में जैसे जैसे इंक्लिनेशन कम हो रहा था, बॉल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। जैसे अभी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अब उसका इंक्लिनेशन कम हो गया तो और ज्यादा दूरी गया, और ज्यादा दूरी गया, और ऐसा करते करते अगर हम इस इंक्लिनेशन को 0 कर दें, यानी इसको बिल्कुल ऐसे कर दें, तो ये बॉल बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता चला जाएगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स हम क्या माने? 0। क्या माने? फ्रिक्शनल फोर्स अगर 0 माने, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे वापस से रेस्ट में लाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। यहां रेस्ट पे था ना, फिर मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तो मोशन में लगातार चल रहा है, तो उसे वापस से रेस्ट में लाना है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूटन स्टडीड गैलीलियोज आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज। तो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके कंसेप्ट को फिर न्यूटन ने समझा, और न्यूटन ने फिर मोशन के 3 लॉ दिए जिसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, अब वो तीनों लॉ हमको पढ़ने हैं। तो तीनों लॉ में जो पहला लॉ है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, पहला लॉ जो है मोशन का वो ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी होती है, एक इच्छा होती है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे रहने दो, मेरे स्टेट को ना बदलो। यानी हर ऑब्जेक्ट होने वाले चेंज को अपोज करता है। जैसे मैं बैठा था, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं बैठा हूं रेस्ट पे, इधर से 2 लोग आए मुझे ढकेलने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं यही चाहूंगा ना कि मैं अभी रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे रहूं, मेरी इच्छा है। तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता, तो मेरा स्टेट क्या था? रेस्ट। तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं मोशन में ना जाऊं, मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट ही में रहूं। और लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो मुझे क्या कह रहा है कि नहीं, फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो बदलता है, यानी मैं रेस्ट पे हूं तो मोशन में आ जाओ। तो फोर्स कह रहा है कि तुम मोशन में आ जाओ, और ऑब्जेक्ट कह रहा है नहीं, मैं रेस्ट पे ही रहना चाहूंगा। अब दोनों में चलेगी किसकी? दोनों में से किसी एक की चलेगी, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है कि मोशन फोर्स का अपोज करना, यानी अपने स्टेट को बदलने का अपोज करना, स्टेट बदलो तुम मोशन में आओ, ऐसा मुझे कहा जा रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन
अगर फोर्स ज्यादा रहा तो मैं उसका अपोज तो कर रहा हूं, लेकिन कितना ही कर लूंगा अपोज, तो फोर्स मुझे जबरदस्ती ढकेल के मुझे क्या ला देगा, मोशन में। यानी मैं अगर रेस्ट में था तो मैं किस में आ गया, मैं रेस्ट में था तो मैं मोशन में आ गया। लेकिन इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या लगा, मेरे पे फोर्स लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी फोर्स लगने से काम चल जाएगा, एक फोर्स अच्छा खासा होना चाहिए, है ना। जैसे किसी ने 10 न्यूटन लगाया, मैं रेस्ट पे रहा, किसी ने फिर फोर्स को बढ़ा दिया 50 न्यूटन, मैं कहा नहीं, 100 न्यूटन नहीं, 250 न्यूटन नहीं, 500 न्यूटन नहीं, लेकिन अब उसने 1000 न्यूटन लगा दिया। अब 1000 न्यूटन का फोर्स का मैं अपोज नहीं कर पाया, और 1000 न्यूटन फोर्स के वजह से मैं रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। यानी मैं अपोज तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे अपोज करने की भी एक शक्ति है, लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा मैं अपोज नहीं कर पाऊंगा, है ना। उसी तरह मैं मोशन में था, सामने से लोगों ने हाथ लगा दिया, रुको रुको रुको, लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं तो मोशन में हूं, तो मैं तो मोशन में ही रहना चाहूंगा। यानी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, और स्टेट में चेंज करो तो वो अपोज करता है। ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, ठीक है। तो अगर उसके स्टेट को बदलना है, अगर मैं मूविंग हूं तो मैं क्या चाहूंगा, मूविंग रहूं, मैं रेस्ट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मुझ पे फोर्स लगा दिया जाए अच्छा खासा, तो मैं किस में आ जाऊंगा, मोशन से मैं रेस्ट पे आ जाऊंगा। तो यहां भी मुझ पे क्या लगाना पड़ा, फोर्स। यानी फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदला जा सकता है। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। कि इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट। सारे ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं। तो अगर आपको उनके स्टेट को बदलना है तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहले लॉ को इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को क्या करे, रेजिस्ट करे, अपोज करे, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट तो यही चाह रहा है कि वो अपने स्टेट को ना बदले। तो अगर आप चाहते हो कि वो अपने स्टेट को बदल ले, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। जैसे आपने मन बना लिया मुझे नहीं पढ़ना है, मम्मी बोल रही है पढ़ो, नहीं, यानी आपने क्या बोला, नहीं, यानी कि आपके स्टेट को बदला जा रहा है, आपको ना पढ़ने से पढ़ने के लिए बैठाया जा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपोज। लेकिन अपोज कितना कर लोगे, मम्मी पापा दोनों आ गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मम्मी पापा क्या लगा रहे हैं, फोर्स, आपके स्टेट को बदल रहे हैं। आप वीडियो गेम देख रहे थे, रेस्ट पे थे, आराम कर रहे थे, आपको बोला फोर्स लगाकर मम्मी पापा ने, चलो पढ़ने बैठो, क्या करो, पढ़ने बैठो। तो यानी आपका स्टेट बदला। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट का स्टेट तभी बदलता है जब फोर्स लगे, ठीक है। और फोर्स लगाते समय ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज कर रहा है, लेकिन अपोज करते करते एक लिमिट के बाद वो अपोज नहीं कर पाता, और इसीलिए उसका स्टेट बदल जाता है, ठीक है, क्लियर। और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाओ तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, ये सारा कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड है। क्योंकि जब हम बस में खड़े हुए रेस्ट पे, बस रेस्ट में थी तो हम भी क्या थे, रेस्ट पे, ठीक है। लेकिन अचानक बस चलने लगी तो हम तो रेस्ट पे रहेंगे, बस चलेगी तो बस आगे, मोशन के वजह से बस आगे निकल गई, हम थोड़े पीछे रह गए तो हम पीछे की तरफ गिरते। उसी तरह चलती हुई गाड़ी में आप मोशन में हो, ब्रेक लगा तो गाड़ी रेस्ट पे आ गई, लेकिन आप मोशन में हो, भाई चल रहे थे, अब ये गाड़ी रुक गई, लेकिन आप तो मोशन में थे, आगे की तरफ गिर गए। ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का केस है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ में जो आपने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट
अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करता है, इसी को कहते हैं इनर्शिया। और ज्यादा अपोज कब करेगा? जब उसका मास ज्यादा हो। मास कम होगा तो मतलब अपोज भी कम करेगा। यानी इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है मास से। ठीक है, तो इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करना, रेजिस्ट करना, इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। और ये इनर्शिया, ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में उतनी ज्यादा होती है जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होता है। यानी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास ज्यादा तो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा, यानी वो ज्यादा अपोज करेगा अपने स्टेट में होने वाले चेंज को। जैसे अगर आपको एक हाथी बैठा है और एक बकरी का बच्चा बैठा है, और आपको कह दिया गया कि दोनों को, बैठे हुए हाथी और बैठे हुए बकरी के बच्चे को फोर्स लगाकर ढकेल दो, तो कहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे हाथी के बच्चे पे। क्यों? हाथी के बच्चे का मास ज्यादा, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया ज्यादा मतलब कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही पे रहना चाहेगा, और आप फोर्स लगाओगे तो उसे ज्यादा अपोज करेगा, तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाकर उसके स्टेट को बदलना पड़ेगा। तो यानी इनर्शिया का सीधा साधा रिलेशन किससे है? ऑब्जेक्ट के मास से। क्लियर? इसीलिए अगर टेनिस बॉल से अगर आपको टेबल टेनिस बॉल से अगर आपको हिट होता है तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन वही फुटबॉल से या क्रिकेट की लेदर बॉल से चोट लग जाए, हिट होगी। क्यों चोट लगेगी? क्यों? टेबल टेनिस का बॉल हल्के मास का है, कम मास का है, लेकिन फुटबॉल ज्यादा मास का है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब यहां देखो, यहां एक खाली बाल्टी है, यहां बालू से, सैंड से भरी बाल्टी है। अब मैं कह रहा हूं कि आप अगर इन दोनों पे, मैं कह रहा हूं कि दोनों को मूव करना है, इसको ढकेल कर आपको दोनों को मोशन में लाना है, तो कहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर सैंड से भरी बाल्टी में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये बाल्टी क्या करेगी? आगे पीछे मूव करेगी। और ये बाल्टी पे कम फोर्स लगाकर ही काम चल जाएगा। क्यों? ये रेस्ट पे है, तो आप फोर्स लगाओगे मतलब इसके स्टेट को बदल रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाहेगा? अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। यानी आप कह रहे हो मोशन में जाओ, वो कह रहा है नहीं मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहूंगा। आपने कहा रुको मैं फोर्स लगाता हूं, आपने फोर्स लगाया, ये कह रहा है नहीं कुछ असर नहीं हुआ, मैं रेस्ट पे हूं। आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, तब जाकर ये रेस्ट से मोशन में आया। तो यानी इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था, है ना। और ये खाली बाल्टी है, मास कम है, इनर्शिया कम है, कम अपोज करेगा। कम अपोज करेगा मतलब कम फोर्स लगाकर ही आप इस ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदल लोगे। समझ में आया? तो डायग्राम से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स, जहां नेट फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है ना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, वो रेस्ट से मोशन में आएगा तो वेलोसिटी चेंज हुई, वो मोशन से रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होगी मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तो फोर्स लगाकर हम एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर? तो वही चीज यहां बताया गया कि टेबल टेनिस की बॉल से चोट नहीं लगेगी जितना ज्यादा चोट लेदर बॉल से लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा इनर्शिया वाला है। ठीक है, ए स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। क्लियर? अब ये कंसेप्ट हम समझ गए। चलिए, अब यहां एक चीज और है कि गोली का जो मास है, अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया है? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो गोली जो होती है बुलेट, उसका मास तो बहुत कम होता है।
बुलेट का मास कितना होगा, कुछ ग्राम होगा, लेकिन उससे जब वो गोली लग जाए किसी इंसान को तो इंसान मर जाता है। तो इतनी हल्के ऑब्जेक्ट का इतना भयानक असर क्यों है? इसका मतलब कि मास के साथ साथ किसी ना किसी दूसरे क्वांटिटी का भी असर हम पे पड़ रहा है, तब जाकर हमारी मौत हो जाएगी अगर हमको गोली लगी। तो यानी ऑब्जेक्ट का मास से सब कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट ने जो इम्पैक्ट पैदा किया वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से इम्पैक्ट पैदा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई लोग जैसे सुई है ना, सुई आपको कोई धीरे से टच कराए तो कहोगे उह, लेकिन उसी सुई को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी तरफ फेंक दिया जाए तो सुई आर पार हो जाएगी। यानी जो सुई के मोशन का इम्पैक्ट था वो अलग अलग आया। क्यों? मास तो सेम था, मास सेम था लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं थी ना। तो इसका मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो कि टेनिस बॉल से कम चोट लगी, क्रिकेट बॉल से ज़्यादा चोट लगी, एक बहुत हल्की बुलेट को जब हम फायर करते हैं तो वो इंसान की जान ले लेती है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन हमको ये बता रहा है कि जो इम्पैक्ट होता है, जो मोशन का इम्पैक्ट होता है वो केवल मास के कारण नहीं है, वो वेलोसिटी के भी कारण है। इनर्शिया में तो क्या था, मास, लेकिन केवल मास का इम्पैक्ट नहीं, वेलोसिटी का कंबाइंड, यानी मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इम्पैक्ट पड़ता है। और मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है उसको कहते हैं मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो in other words there appears to exist some quantity of importance that combines object mass and its velocity। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट हो रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसमें रोल मास का भी है और वेलोसिटी का भी है, तो कोई ना कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों आए। और वो क्वांटिटी कौन सी है? P, यानी मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वही कहलाती है मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन किधर होगा? जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और ऑब्जेक्ट 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? 10 इंटू 7, मास है 10, वेलोसिटी है 7, तो ये आ गया 70 क्या केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा मोमेंटम का? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन क्या होगा? राइट साइड। और कितना होगा? 70 केजी मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट बात करें तो एसआई यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलेगी, यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी बदलेगा। वेलोसिटी बदलना मतलब मोमेंटम बदलना। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज और है, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक चीज और है टाइम। आपने देखा है कई बार गाड़ियां बंद हो जाती हैं, बैटरी डाउन है, तो उसे ढकेल के स्टार्ट किया जाता है। रोडवेज की बसों में तो अक्सर ऐसा होता है। या आपके घर में गाड़ी पुरानी थी, बहुत दिन तक रखी हुई थी, 15-20 दिन, 1 महीना, और 1 महीने बाद आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो लोग उसको ढकेल के स्टार्ट करते हैं। अब जब ढकेलना शुरू करेंगे तो शुरुआत में ज्यादा फोर्स लगेगा, क्यों? वो रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन जब आप वो फोर्स लगाने लगो कुछ देर तक, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब मोशन में आ गई है, तो अब ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा।
So but a continuous push over some time results in a gradual acceleration of the car to this speed. यानी कि अब कार रेस्ट पे थी, जब आपने उसे ढकेलना शुरू किया तो शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगा, लेकिन एक बार धीरे धीरे कार की रफ्तार बढ़ गई तब आपको ढकेलने में दिक्कत नहीं हुई। यानी कि आपने कुछ देर तक फोर्स लगाया तो जो इंपैक्ट है फोर्स का, उसका कहीं ना कहीं टाइम के साथ भी कोई लेना देना है। यानी मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक पिक्चर और है वो है टाइम। टाइम का भी रोल है ना। यानी जब फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो बदलता है, और जो स्टेट बदलता है उसका जो इम्पैक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसमें मास का भी रोल है, वेलोसिटी का भी रोल है और टाइम का भी रोल है। और यहां से एक चीज आती है कि इट मीन्स दैट change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of force but also determined by the time during which the force is exerted. यानी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम हम बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें फोर्स का तो रोल है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका भी रोल है कि फोर्स को आपने कितने देर तक अप्लाई किया। कम देर तक अप्लाई करोगे तो मोमेंटम में भी चेंज कम आएगा, ज्यादा देर अप्लाई करोगे फोर्स तो ज्यादा बदलाव आएगा। यानी आप फोर्स को कितने देर तक लगा रहे हो यह भी मैटर करता है, फोर्स कितना लगा रहे हो यह भी मैटर करेगा, और फोर्स कितने देर तक लगा रहे हो यह भी मैटर करेगा। 50 न्यूटन मैंने 1 सेकंड लगाया और 50 न्यूटन का फोर्स मैं लगातार 1 घंटे तक लगा रहा था, तो दोनों में अलग अलग मोमेंटम होगा ना, वेलोसिटी ज्यादा और कम चेंज होगी। ठीक है, तो यहां से अब आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में चेंज आया, उस चेंज का जो रेट है, रेट मतलब टाइम के साथ, तो टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देन अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि बैलेंस फोर्स मतलब तो जीरो, तो फोर्स का अनबैलेंस होना जरूरी है। तो अगर आप अनबैलेंस फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में होने वाला जो चेंज है वो टाइम के साथ ज्यादा चेंज आएगा, और अगर फोर्स कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाला चेंज का जो रेट है वो कम होगा, है ना। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन है, यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट माना जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, फाइनल वेलोसिटी मान ली v, और फोर्स आपने जितने देर के लिए लगाया उस टाइम को मान लिया हमने t। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने कितना माना है v, तो m इनटू v। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, mv माइनस mv। m कॉमन है तो m कॉमन ले लिया, v माइनस u। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी तक तो आप सिर्फ चेंज निकाले थे, रेट मतलब टाइम के साथ। तो ये जो मोमेंटम है इस मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल फोर्स के है। ऐसा कौन कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फिजिक्स ये कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जिसका वैल्यू है 1 और जिसको कहते हैं k। तो ये हो गया k m, और ये क्या है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया k m a। अब यहाँ जो k है वो तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो अगर यहाँ वैल्यू 1 कर दोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू ma। तो फोर्स के दो फॉर्मूले आपको सेकंड लॉ में याद रखने हैं। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला हो गया कि चेंज इन मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक फॉर्मूला ये हो गया, या आप ऐसे कह लो डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम।
और एक फॉर्मूला ये, और दोनों फॉर्मूले से जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हमने साइंटिस्ट के नाम पे क्या बोल दिया, न्यूटन। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लॉ का ही एप्लीकेशन रियल लाइफ में आप देखते हो कि जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो कैच करते समय अपने हाथ को क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे ले जा रहा है, देखो है ना। तो नीचे क्यों ले जा रहा है, इससे क्या हो जाएगा, इससे वो टाइम बढ़ा दिया उसने बॉल को कैच करने में, यानी बॉल के मोमेंटम में चेंज लाने वाले जो टाइम लग रहा है, जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है उसने टाइम को बढ़ा दिया। तो अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा मतलब बॉल को कैच करने में कम चोट लगेगी। तो यानी यहां क्रिकेट फील्डर ने बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को नीचे क्यों ले गया, in doing so the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0। यानी बॉल को कैच करते समय बॉल की जो वेलोसिटी है उसको क्या करना है, जीरो करना है, और इसमें लगने वाले समय को फील्डर ने बढ़ा दिया अपने हाथ को पीछे ले जाके। तो टाइम के बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, एक्सेलरेशन कम, क्योंकि टाइम एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम को बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन कम, और एक्सेलरेशन कम तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स कम हो जाएगा तो जो उस फोर्स का इम्पैक्ट था, असर था, चोट था, वो बॉलर को चोट भी कम लगेगी। और अगर वो बॉल को कैच कर रहा हो तो हाथ पीछे ना ले जाए, बॉल आके लगे और वो पीछे ना ले जाए तो देखो ज्यादा चोट लगेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करना, किसी से कहना बॉल फेंको, और एक बार ऐसे हाथ करके कैच लेना और एक बार ऐसे हाथ करके कैच लेना। तो जब आप ऐसे हाथ करके कैच लोगे तो आपको चोट कम लगेगी। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर। अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट किस में, डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये क्लासिक एग्जांपल है। आपने कभी नाव पे बैठकर सवारी की हो, कभी आप नाव पे बैठकर सवारी करो, ठीक है। अब नाव जब आपको वापस जमीन पे लाके छोड़ेगी, तो जब आप नाव से उतरोगे ना, तो एक पैर से आप नाव को क्या करोगे, पीछे ढकेलोगे। एक पैर से आप नाव को पीछे ढकेलोगे। तो आपने क्या किया, नाव पे फोर्स लगाया, यानी आपने क्या किया, एक्शन किया। किस तरफ, पीछे की तरफ। तो नाव आपको छोड़ेगी नहीं, नाव भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो नाव आप पर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पीछे था तो आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स हो जाएगा रिएक्शन। तो एवरी एक्शन, एक्शन मतलब एक तरीके का फोर्स, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे। एक्शन वाला फोर्स किस पे लग रहा है, नाव पे। आपने पैर से नाव पे ढकेला था तो ये फोर्स नाव पे लग रहा है, और नाव ने आपको ढकेला तो ये रिएक्शन वाला फोर्स आप पर लग रहा है। तो क्या ये दोनों फोर्स सेम वो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। आप दीवार पे कस के ढकेलो तो दीवार से ज्यादा चोट लगेगी आपको। आप दीवार से तेज से टकराओ, तेज चोट लगेगी, धीरे टकराओ, धीरे चोट लगेगी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object also instantaneously, यानी उसी समय exert a force back on the first।
यानी कोई पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स उसी समय लगाएगा। यानी कि फोर्स, ये दोनों फोर्स कहलाएंगे एक्शन रिएक्शन, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, और हमेशा ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। आपने दीवार पे लगाया तो दीवार ने आप पे लगाया। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब रिकॉइल ऑफ गन, गन का रिकॉइल होना किस लॉ पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? थर्ड लॉ पे बेस्ड है। बंदूक जब आप चलाई तो झटका कहाँ आता है? पीछे की तरफ। देखो, तो बंदूक ने गोली पर आगे की तरफ फोर्स लगाया तो गोली छोड़ेगी नहीं, गोली बंदूक पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो गोली इसीलिए आगे गई, आप पीछे गिरे। देखो, फिर जब रॉकेट लॉन्च करते हैं हम लोग, या कोई अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, तो जो उसको रॉकेट से हम लॉन्च करते हैं ना, तो यहाँ जो गैस भरी होती है, जो इग्नाइट होती है, जिसको जलाते हैं, वो नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाती है, फोर्स लगाती है, तो उसका जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो वो फोर्स, गैस की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, तो धरती भी किस पे? रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, तो ये एक्शन है, तो वो रिएक्शन मिलता है, तो रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन, तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स है, उन्हें एक फोर्स को एक्शन फोर्स कहते हैं, दूसरे फोर्स को रिएक्शन कहते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी बंदूक से गोली चलाएंगे तो गोली पर फोर्स जो लगा और जो बंदूक पे फोर्स लगा, यानी जो एक्शन हुआ और जो उसका रिएक्शन मिला, तो दोनों फोर्स तो बराबर थे। तो जब दोनों फोर्स बराबर है तो गोली की रफ्तार ज्यादा थी, बंदूक की रफ्तार, जो बंदूक पीछे आई झटके से, वो कम स्पीड से आई, लेकिन जो गोली आगे गई वो ज्यादा तेज से गई। तो फोर्स बराबर लगा, लेकिन वेलोसिटी फिर क्यों अलग अलग है? तो भैया फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स तो दोनों का सेम है, लेकिन बंदूक का गोली का मास सेम नहीं है ना। गोली का मास कम है तो गोली में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और बंदूक का मास ज्यादा है तो सेम फोर्स से भी उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। इसीलिए जब हम गोली चलाते, बंदूक से गोली चलाते हैं, तो गोली बहुत तेजी से आगे जाती है, लेकिन जो बंदूक पीछे झटके में आ रही है वो बहुत ही कम स्पीड से आती है। क्यों? क्योंकि दोनों पे फोर्स तो बराबर लगा, लेकिन बंदूक पे जो फोर्स लगा उसके वजह से बंदूक का जो मास था वो ज्यादा था, उस वजह से उस फोर्स का असर कम पैदा हुआ। लेकिन वही फोर्स जब गोली पे लगा तो उसमें ज्यादा वेलोसिटी से निकली गोली। क्यों? क्योंकि गोली का मास कम था। मान लो मेरे पास हथौड़ा है, ठीक है, अब मैं उस हथौड़े से क्या करूं? एक प्लास्टिक की गाड़ी है, खिलौने की गाड़ी, मैं उस पे मारूं, और एक लोहे की गाड़ी है बहुत बड़ी, मैं उस पे मारूं, तो दोनों पे क्या फोर्स सेम है? तो क्या दोनों में सेम इफेक्ट पैदा होगा? नहीं, प्लास्टिक की गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। यानी सेम फोर्स के वजह से वेलोसिटी भी सेम हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। सेम फोर्स का असर डिफरेंट हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग हो। यहां मास के कारण ऐसा था। ठीक है, तो यहां हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और हमने आज के इस चैप्टर में फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें मोमेंटम का फॉर्मूला, सबकी एसआई यूनिट हमने अच्छे से पढ़ लिया, कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल भी पढ़े, और अब आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही क्लास 9 के साइंस के जितने चैप्टर है उनका वन शॉट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।